दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वरिष्ठ विक्रांत का रहस्यमय टोकन। असुरों को मुकाबले की चुनौती दिए हुए 1 महीना हो चुका था। असुरों की तरफ से उनके महागुरु ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। न सिर्फ स्वीकार किया था बल्कि उन्होंने यह भी बता दिया था कि वह किस दिन मुकाबला करेंगे। आज वही दिन था जब मुकाबला होने वाला था। बड़ी मात्रा में असुर और इंसान दोनों कालगढ़ शहर के उत्तर में आकर्ष की बताई जगह पर इकट्ठा होने लगे। उनकी संख्या लाखों में थी। अगर पहले की बात होती तो शायद दोनों के बीच में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंसान और असुर दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। कारण यह था कि दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हो चुका था। इस समझौते के अनुसार अगर आज के मुकाबले में असुरों का प्रतिनिधि जीत जाता है तो असुरों को उच्चतल का आधा क्षेत्र मिलने वाला था। वहीं अगर आज के मुकाबले में इंसानों का प्रतिनिधि जीत जाता है तो असुर वापस से अपने असुर लोक में लौटने वाले थे। अब देखा जाए तो इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस समझौते का फैसला असुरों के महागुरु की तरफ से लिया गया था तो किसी भी असुर ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। सूर्य की पहली किरण के साथ ही भीड़ वहां पर जमा होना शुरू हो चुकी थी। जब तक एक प्रहर बीता, भीड़ की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी थी। दूसरे प्रहर तक तो भीड़ की संख्या 40 लाख पहुंच चुकी थी। दोनों पक्ष बड़ी ही बेसब्री के साथ अपने अपने प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे थे। ना तो इंसानों का प्रतिनिधि आया था और ना ही असुरों का। सोचा नहीं था कि असुर इस तरह के किसी समझौते पर स्वीकृति देंगे। दोनों पक्षों की लड़ाई के बिना ही सिर्फ प्रतिनिधि के आधार पर ही जीत और हार का फैसला करना, असुरों की तरफ से ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। इंसानों में से एक ने कहा, इसे समझदारी नहीं बल्कि डर कहते हैं। तुम शायद भूल रहे हो कि आकर्ष के साथ उसकी पत्नी भी है, जिसकी ताकत 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा से भी ज्यादा है। असुरों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक दूसरे इंसान ने कहा। असुर यह सब कुछ सुन रहे थे, मगर उनमें से किसी ने भी कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की। वह बस अपने प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद असुरों की तरफ से उनके प्रतिनिधि वहां पर आए। यह कुल 8 लोग थे, जिनमें सबसे आगे बुजुर्ग अवस्था का आदमी चल रहा था। यही उनका मुखिया था और यही असुरों का प्रतिनिधि भी था। आकर्ष कहां पर है? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपनी प्रेत मंडली के 7 असुरों की तरफ देखते हुए पूछा। असुर महागुरु का यह सवाल सुनकर उन्हीं 7 असुरों में से एक ने अपने एक सहायक से इस बारे में सवाल किया। महागुरु, इंसानों का प्रतिनिधि अभी तक आया नहीं है। उस असुर ने जवाब दिया। और मुझे लगता नहीं है कि वह आएगा। एक दूसरे असुर ने हंसते हुए कहा। दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो तुम्हारा दुश्मन बना है तो यही इस बात का जवाब देने के लिए पर्याप्त है कि उसमें योग्यता है। इंतजार करो, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा। असुर महागुरु ने अपनी प्रेत मंडली के उस असुर से गंभीर स्वर में कहा। समय गुजरने लगा। जब तीसरा प्रहर बीत गया तब आसमान में 2 परछाइयां नजर आने लगी। इनमें से एक तो पुरुष था और दूसरी महिला। अब क्योंकि आकर्ष का नाम और उसका चेहरा पूरे उच्चतल में बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो गया था और ज्यादातर लोगों ने उसके चेहरे को देखा था तो उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया। जब असुरों की नजर उस पर पड़ी तो उनमें से भी ज्यादातर ने आकर्ष को पहचान लिया। महागुरु, यही आकर्ष है। एक असुर ने असुर महागुरु से कहा। पर उसके साथ आई वह महिला कौन है? वहीं पर खड़े एक अन्य असुर ने पूछा। वह उसकी पत्नी होनी चाहिए। इन इंसानों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? चुनौती यह दे रहा है, लेकिन लड़ने के लिए अपनी पत्नी को साथ लाया है।
वहीं पर खड़े तीसरे असुर ने कहा। असुर महागुरु ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें आकर्ष की यह चाल पसंद आई थी। तो तुम हो आकर्ष? असुर महागुरु ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ। आकर्ष की तरफ से सिर्फ एक शब्द का जवाब आया। तुमने मुझे मुकाबले की चुनौती दी। मैंने चुनौती स्वीकार की, लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले मुझे कुछ जानना है। असुर महागुरु ने आकर्ष से कहा। पूछिए। आकर्ष ने जवाब दिया। यह मुकाबला तुम करोगे या फिर तुम्हारी पत्नी? अगर मुकाबला तुम्हारी पत्नी करने वाली है तो हम असुर पहले ही अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम लोग वापस असुर लोक में लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मुकाबला तुम कर रहे हो तो मैं मुकाबला करना चाहूंगा। अगर हमारा मुकाबला बराबरी पर भी खत्म होता है तो भी हम असुरों की ही हार मानी जाएगी। असुर महागुरु ने आकर्ष से कहा। उनकी बात सुनकर पहले तो आकर्ष खुद उलझन में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि असुर महागुरु किस बारे में बात कर रहे हैं। वह तो जब उसकी नजर अपने पास में खड़ी नित्या पर गई तब उसे समझ में आया कि असुरों के महागुरु को गलतफहमी हो गई है। लगता है तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी यहां से जा चुकी है। मुकाबला की चुनौती मैंने दी है और मुकाबला मैं ही करने वाला हूं। आकर्ष ने असुर महागुरु को समझाते हुए कहा। तुम्हारी पत्नी यहां से जा चुकी है। इस खबर ने न सिर्फ असुरों को बल्कि इंसानों को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। असुर तो इसलिए हैरान थे क्योंकि आकर्ष के साथ उसकी पत्नी नहीं थी, फिर भी वह लड़ने आ गया था। जबकि इंसान इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दिया वहां से जा चुकी है। अब सुनने में दोनों स्थितियां एक जैसी लग रही थी, पर वास्तविकता बहुत अलग थी। तो तुम कह रहे हो कि मुकाबला तुम करने वाले हो? अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए? असुर महागुरु ने पुष्टि करने के लिए दोबारा से आकर्ष से सवाल किया। हाँ। आकर्ष ने भी एक बार फिर सिर्फ एक ही शब्द में अपना जवाब खत्म कर दिया। ठीक है, फिर मुकाबला शुरू करते हैं। अगर तुम जीते तो हम असुर लोक में लौट जाएंगे, पर अगर मैं जीता तो उच्चतल का आधा इलाका हमारा होगा। असुर महागुरु ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी शक्तियों को जागृत करने लगा। बिल्कुल, पर चुनौती देकर मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, तो पहले प्रहार करने का अधिकार तुम्हारे पास है। अपना प्रहार करो। आकर्ष ने जवाब दिया और खुद को लड़ाई के लिए तैयार करने लगा। वुश वुश। इसके अगले ही पल वह दोनों योद्धा एक ऊर्जा की तरंग में बदले और लड़ते हुए आसमान में बहुत ऊपर चले गए। अगले 2 पल में तो वह सभी की आंखों के सामने से गायब हो चुके थे। सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी को भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था कि मुकाबला किसके पक्ष में जा रहा है। लगभग 2 मिनट बाद बूम! ऊर्जा का एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके में ऊर्जा की इतनी ज्यादा तरंगें निकली थी कि वह आसमान से बिजली की तरह जमीन पर गिरने लगी। कुछ देर के बाद आसमान से एक व्यक्ति के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज असुर महागुरु की थी। देखते ही देखते आसमान से बहुत सारी ऊर्जा की तरंगें एक ही स्थान पर इकट्ठा होने लगी। इसके बाद उन ऊर्जा की तरंगों से एक मानव शरीर का निर्माण होने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि असुर महागुरु थे, जिनके चेहरे का रंग इस समय पीला पड़ा हुआ था। स्वाभाविक था कि उन्हें काफी गंभीर चोट लगी थी, जिस वजह से उनकी ऐसी हालत हुई थी। वुश! इसके अगले ही क्षण आकर्ष भी सभी के सामने प्रकट हुआ। पहले की तरह वो अभी भी बिल्कुल शांत था। तुम चाहते तो भाग सकते थे, फिर भागे क्यों नहीं? आकर्ष ने असुर महागुरु की तरफ देखते हुए पूछा। अभी तक उसने लड़ाई में किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए अगर महागुरु चाहता तो काफी आसानी से अपनी जान बचाकर भाग सकता था। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो वापस वहीं पर प्रकट हुआ जहां पर वह पहले खड़ा था।
बस इसी का कारण आकर्ष को समझ में नहीं आ रहा था। चाहता तो मैं भाग सकता था, लेकिन यहाँ पर जो बाकी सब असुर मेरे भरोसे आए हैं उनका क्या होता है? असुर महागुरु ने जवाब दिया। इस समय सारे असुर बड़े ही दुखी भाव के साथ अपने महागुरु को देख रहे थे। हालांकि वो इस बात से भी हैरान थे कि आकर्ष ने उनके महागुरु को हरा दिया है, लेकिन इस हैरानी से उनका दुख ज्यादा था। तो तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए तुम यहाँ पर रुके हो? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल, मैं मुकाबला हार चुका हूँ। अब तुम चाहो तो मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार वालों को कुछ भी ना करो। सिर्फ 1 से 2 महीने के भीतर यह लोग यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से जाने के बाद हम असुर लोक और मानव लोक दोनों के बीच के रास्ते को भी बंद कर देंगे। असुर महागुरु ने कहा। तुमसे यह किसने कहा कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ? तुम्हें खत्म करना होता तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाता। आकर्ष ने कहा। तुम मुझे खत्म नहीं कर रहे, तो फिर यह मुकाबला क्यों रखा? असुर महागुरु ने उलझन भरे स्वर में पूछा। तुम्हारे असुर कुल के पास 3 महीनों का समय है। तुमने 9 परीक्षाएं दी है और 10वीं परीक्षा के करीब हो, इसका मतलब हुआ तुमने कई वर्षों तक साधना की होगी। अब अगर तुम्हें खत्म कर देता हूं तो तुम्हारी पूरी मेहनत विफल हो जाएगी। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक विकल्प दे रहा हूं। तुम लोग वापस असुर लोक में जाओगे और उसके बाद कभी भी मानव लोक में नहीं लौटोगे। हो सकता है तुम लोग बाद में यह भी सोचकर वापस आ जाओ कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, पर चिंता मत करो। मैं उसकी भी तैयारी बहुत पहले कर चुका हूँ। अमर पक्षियों के परिवार में 2 ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 8 परीक्षाएं दे दी है। मैंने उन दोनों को देवतल के 2 अस्त्र दिए हैं। अगर तुम्हारा परिवार कभी भी वापस मानव लोक में आता है तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने की जिम्मेदारी उन दोनों की होगी। आज के लिए इतना बहुत है। अब तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से जा सकते। लेकिन याद रखना, तुम लोगों के पास सिर्फ 3 महीनों का समय है। इन 3 महीनों के बाद अगर कोई भी असुर मुझे उच्चतल, निम्नतल या दूसरे महाद्वीपों पर मिला तो उसकी कीमत सभी असुरों को चुकानी होगी। आकर्ष ने अपना जवाब दिया और उसके बाद नित्या के साथ वहां से गायब हो गया। उसने असुर महागुरु के अगले जवाब का भी इंतजार नहीं किया। ना ही उसने इंसानों से कोई बात की। लेकिन हाँ, जाने से पहले उसने ऊर्जा के माध्यम से अपने 2 दोस्तों को संदेश जरूर भेज दिया था। इनमें से एक तो था भास्कर और दूसरा था लवकेश। दोनों ही नवोदय महल के सदस्य थे जो निम्नतल के मायानगर शहर में स्थित था। कालगढ़ शहर में मेरा इंतजार करो। कुछ समय के बाद मैं तुम दोनों से वहां पर मिलूंगा। इसके बाद वो नित्या के साथ सोमाली महाद्वीप के लिए रवाना हो गया। यह महाद्वीप आज भी उसे अपने घर के जैसा लगता था। देवतल से उसे कभी भी बुलावा आ सकता था तो वह सोमाली महाद्वीप पर मौजूद अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसे लगा था कि उनसे मिलकर उसका दिल हल्का होगा, लेकिन जब वह सांची कस्बे में पहुंचा तो उसका दिल और भी भारी हो गया। वहां पर उसके परिवार की यादें थी। उसकी माँ दिया, बाकी सबके चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और वहां से जाने लगा। जैसे ही वह विदेशी क्षेत्रों की तरफ जाने लगा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह अपनी जगह पर ही रुक गया और अपनी जादुई अंगूठी में से उस संदूक को निकालकर देखने लगा जो उसे वरिष्ठ विक्रांत ने दी थी। उसमें एक तो तलवार थी और दूसरा था एक मणि। क्या हुआ? आकर्ष को इस तरह से बीच रास्ते में रुका देखकर नित्या ने पूछा। यह मणि चमक रहा है और दक्षिण दिशा की तरफ संकेत कर रहा है। आकर्ष ने वह मणि नित्या को दिखाते हुए कहा। वैंग। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह मणि एकदम से आसमान की तरफ उड़ने लगा और फिर एक टोकन में बदल गया। फिर वहां से दक्षिण दिशा में काफी तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लगा। यह देखकर आकर्ष भी उलझन में पड़ गया।
वरिष्ठ विक्रांत से मिलने के बाद उसने इस मणि और तलवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह अपने ही कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि इन दोनों का ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। अगर उस मणि में कंपन नहीं हुआ होता तो शायद वह पूरी तरह से भूल चुका होता कि उसके पास वरिष्ठ विक्रांत की दी हुई है दो वस्तुएं भी है। जैसे ही टोकन वहां से गायब हुआ, उसके पीछे पीछे तलवार भी वहां से उसी दिशा में उड़ने लगी। आकर्ष और नित्या दोनों के लिए ही इस समय पर कोई अनुमान लगाना मुश्किल था, तो दोनों चुपचाप उनका पीछा करने लगे। लगभग 15 मिनट तक उनका पीछा करने के बाद आकर्ष ने पाया कि तलवार एक जगह पर आकर रुक चुकी है। कैच! एकदम से तलवार के भीतर दरार पड़ी और पूरी तलवार टूटकर चकनाचूर हो गई। तलवार के टूटने के बाद उसके भीतर से 7 अलग अलग रंगों की ऊर्जा तरंगे निकली जो इंद्रधनुष के रंगों से मिलती थी। वुश वुश वुश। आकर्ष को कोई भी जानकारी नहीं थी कि वहां पर क्या हो रहा है, पर इतना पता था कि वरिष्ठ विक्रांत की दी हुई वह तलवार साधारण नहीं थी। वह इस बारे में सोच रहा था कि तभी तलवार की वह 7 ऊर्जा तरंगे काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि आकर्ष अपना खुद का बचाव नहीं कर सकता था। तो एक सामान्य इंसान की तरह उसने बस अपना हाथ आगे कर दिया। उसे लग रहा था कि तलवार की वह ऊर्जा तरंगे उसके हाथ को काट देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तरंगे उसके हाथ से टकराई जरूर थी, लेकिन उसके हाथ में प्रवेश करके उसके शरीर में कहीं गायब हो गई थी। लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद आकर्ष को समझ में आया कि वहां पर हुआ क्या था। लेकिन अभी भी एक सवाल उसके मन में था कि आखिर वह ऊर्जा तरंग के गई कहाँ? अगर वह उसके शरीर में गई थी तो अभी तक उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? जब यह तलवार टूटेगी तब तुम्हारे मन में कई सारे सवाल आएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं अपनी आवाज को यहाँ पर संरक्षित कर रहा हूँ ताकि बाद में तुम अपने सारे सवालों का जवाब इससे हासिल कर लो। आकर्ष को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज वरिष्ठ विक्रांत की थी जिन्होंने उसे यह तलवार दी थी। तुम यही सोचकर उलझन में रहोगे कि तलवार ने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो इसका जवाब बहुत सरल है। तुम्हारा शरीर अपने आप में एक अस्त्र है। मुझे नहीं पता कि यह तकनीक तुम्हें कहां से मिली, लेकिन तुम अपने शरीर को अस्त्र में बदल सकते हो। बस इसीलिए मैंने यह तलवार तुम्हें सौंपी है। जैसे ही यह तलवार तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, यह तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हारे हाथ पर तलवार का एक निशान उभर आएगा। इसके साथ जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम सिर्फ एक सोच के साथ इस तलवार को प्रकट कर सकते हो। वैसे तो यह तलवार देवतल का एक शक्तिशाली अस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र जिसकी गणना एक समय पर देवतल के सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों में होती थी। यह अस्त्र मेरे एक दोस्त के पास था, लेकिन एक दुर्घटना में मैंने अपने दोस्त और इस तलवार की आत्मा दोनों को खो दिया। तुम्हें यह तो पता ही होगा कि देवतल के अस्त्रों में जब आत्मा आ जाती है तो उस अस्त्र की ताकत, क्षमता और योग्यता तीनों बढ़ जाती है। उस समय अस्त्र के पास अपनी खुद की सोच होती है और वह अपने मालिक के प्रति जो समर्पण दिखाती है वह शायद और कोई भी नहीं दिखा सकता। अफसोस, इस अस्त्र की आत्मा के खत्म होने के बाद मुझे कभी भी इस अस्त्र को इस्तेमाल करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन तुम अपने आप में एक अस्त्र हो। तुम्हारा शरीर एक अस्त्र है और तुम्हारी आत्मा उस अस्त्र की आत्मा मानी जा सकती है। अगर यह अस्त्र तुम्हारे साथ जुड़े तो तुम्हारी आत्मा इस अस्त्र की आत्मा भी कहलाएगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो यह तलवार तुम्हारे शरीर का एक भाग बन चुकी है। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, पर तुम्हारे लिए एक रास्ता बना सकता हूं। उम्मीद करता हूं तुम इस अस्त्र का बेहतर प्रयोग करोगे और सही रास्ते पर आगे बढ़कर समय पूरा होने से पहले दिव्यतल में आओगे। वरिष्ठ विक्रांत का एक बड़ा जवाब आकर्ष को सुनाई दिया और उसके बाद फिर से शांति छा गई। वरिष्ठ विक्रांत के कहे अनुसार आकर्ष ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में तलवार की मौजूदगी को महसूस करने लगा। वाकई तलवार उसके शरीर में मिल चुकी थी।
उसके दोनों हाथों की सभी हड्डियों में उस तलवार की आभा साफ दिख रही थी। उसकी ताकत परखने के लिए उसने तलवार के बारे में सोचा। अगले ही पल वह तलवार उसके सामने प्रकट हो गई। न सिर्फ प्रकट हुई बल्कि वह अब अपनी सोच के साथ उस तलवार को नियंत्रित भी कर पा रहा था। यह क्या है? तलवार तुम्हारे शरीर से कैसे निकल रही है? नित्या ने चौंकते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर आकर्ष वापस वास्तविक दुनिया में लौटा। पर इससे पहले कि वह कोई जवाब देता, उसे आसमान से एक दबाव महसूस होने लगा। उसने तुरंत ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर सुनहरे रंग के बादल बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आकर्ष ने अपने आप से पूछा। लगता है मेरे देवतल में जाने का समय आ गया है, नित्या ने जवाब दिया। किसी भी योद्धा के लिए देवतल में जाना बड़े सौभाग्य की बात होती थी, लेकिन इस समय नित्या के चेहरे पर खुशी का हल्का सा भी भाव नहीं था। तुम देवतल में जाने वाली हो? यह तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आकर्ष ने पूछा। यह सुनकर नित्या के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ में नहीं आया कि अब आकर्ष को कैसे बताएं कि उसे आकर्ष का साथ अच्छा लगने लगा है। अफसोस उसे यह बताने का अवसर भी नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले कि वह कुछ बोलती, ऊपर से एक तेज दबाव लगने लगा जिसकी वजह से आकर्ष नित्या से एक ही पल में कई किलोमीटर दूर चला गया। जब तक आकर्ष ने अपने आप को संभाला और वापस नित्या की तरफ देखा, नित्या वहां से गायब हो चुकी थी। वह चली गई? इतनी जल्दी? नित्या के वहां से गायब होने के बाद आकर्ष को उसकी कमी महसूस होने लगी। शायद इतने समय तक साथ में रहने के बाद आकर्ष को भी नित्या की आदत हो गई थी। लेकिन इस मौके पर भी उसे ज्यादा सोचने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि बहुत जल्द उसे उस टोकन की मौजूदगी महसूस होने लगी। वह उसके पास एक विशेष संकेत भेज रहा था और अपने पास आने का कह रहा था। संकेत पाकर आकर्ष तुरंत उस दिशा में रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद वह कल्पी राज्य में पहुंच गया। टोकन मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? ऊपर आसमान से नीचे जमीन की तरफ देखते हुए आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। आकर्ष उलझन में ही था कि तभी उसे वरिष्ठ विक्रांत की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। अब की बार उसे जो जानकारी हासिल हुई थी उसने उसे और भी ज्यादा चौंका कर रख दिया। दरअसल अभी तक आकर्ष को यह लग रहा था कि वह टोकन जो मणि के रूप में था वह वरिष्ठ विक्रांत से संबंधित था, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग थी। यह टोकन असल में दिव्यतल में वरिष्ठ विक्रांत को एक यात्रा के दौरान मिला था। इस टोकन के बारे में विशेष बात यह थी कि यह अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकता था। यह टोकन क्या था और किससे संबंधित था, इसके बारे में वरिष्ठ विक्रांत को भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। बस उन्हें एक बात पता थी कि इस टोकन को सिर्फ वही व्यक्ति खोल सकता है या फिर इस्तेमाल कर सकता है जिसके शरीर में सभी योग नाड़ियां सक्रिय हो। वरिष्ठ विक्रांत और उनके बड़े भाई जो कि रुद्रवंश परिवार के मुखिया भी थे, दोनों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वह कभी भी उस टोकन की पहेली को सुलझा नहीं पाए थे। दिव्यतल, देवतल और मृत्यु लोक में कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 90 से ज्यादा योग नाड़ियों को सक्रिय किया था, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा योद्धा अस्तित्व में नहीं आया था जिसने सभी 99 योग नाड़ियों को सक्रिय कर दिया हो। जिनके बारे में भी ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने 99 योग नाड़ियों को सक्रिय किया है, उन्होंने असल में 99 नहीं बल्कि 98 योग नाड़ियों को ही सक्रिय किया था। इनको सक्रिय करने की प्रक्रिया बहुत अलग थी। कोई भी नहीं जानता था कि लोग इनको सक्रिय कैसे करते हैं, यह बस अपने आप होती थी। इसलिए जब वरिष्ठ विक्रांत को पता चला कि आकर्ष ने सभी योग नाड़ियों को सक्रिय किया है तो उन्होंने वह टोकन आकर्ष को सौंप दिया। लेकिन इस बात से वह भी अनजान थे कि जब आकर्ष को यह टोकन मिल जाएगा तो यह टोकन किस प्रकार से आकर्ष की मदद करेगा। एड नॉवल बॉय। रहस्यमयी धातु और उसकी विशेषता। सिर्फ 99 योग नाड़ियों वाला व्यक्ति ही इसको इस्तेमाल कर सकता है।
इस टोकन में ऐसा क्या विशेष है? मन ही मन आकर्ष ने अपने आप से पूछा। वह इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नजर फिर से टोकन पर गई। टोकन एक बार फिर हलचल करने लगा था। वुश! वह फिर से ऊर्जा की तरंग में बदला और वहां से गायब हो गया। आकर्ष भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ही देर में टोकन वीरगढ़ शहर में आ गया। यह देखकर आकर्ष को एक बार के लिए तो लगा कि टोकन का आखिरी स्थान यहीं पर है, लेकिन वह गलत था। टोकन कुछ देर तक वहां पर घूमने के बाद वहां से सांची कस्बे की तरफ रवाना हो गया था। अब आकर्ष को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके मन में कुछ सवाल आने लगे थे। सबसे जरूरी सवाल तो यही था कि आखिर टोकन उस स्थान पर ही क्यों जा रहा है जिस स्थान पर उसने समय बिताया था। सबसे पहले कल्पी राज्य, उसके बाद वीरगढ़ शहर और सबसे आखिर में अब सांची कस्बा। सांची कस्बे में आने के बाद टोकन एक स्थान पर रुक गया। आखिर यह टोकन कहाँ जाना चाह रहा है? आकर्ष ने अपने आप से सवाल किया। टोकन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह वहीं पर हलचल कर रहा था और कुछ देर के बाद वहां से गायब हो गया। वह टोकन सांची कस्बे के पीछे की तरफ मौजूद एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर आकर रुक गया। वहां पर कुछ देर तक घूमने के बाद टोकन धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ने लगा। यह यहाँ पर आ रहा था, आकर्ष ने अपने आप से पूछा और फिर उस पूरे क्षेत्र को ध्यान से देखने लगा। दिखने में यह पूरा क्षेत्र सामान्य लग रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो दुर्लभ हो। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आकर्ष उसी जगह पर आ गया जहां पर टोकन रुका हुआ था। टोकन एक काले पत्थर के सामने रुका था। यह पत्थर भी दिखने में सामान्य ही लग रहा था। अगर टोकन यहाँ पर नहीं आया होता तो आकर्ष का भी ध्यान इस पत्थर पर कभी नहीं जाता। इस पत्थर में क्या विशेष है? दिखने में तो यह बिल्कुल साधारण ही लग रहा है। आकर्ष ने अपने आप से कहा और उस पत्थर को स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उस पत्थर में कुछ भी विशेष नजर नहीं आया। अगर टोकन इस पत्थर के पास आया है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ तो विशेष होगा, लेकिन क्या? आकर्ष के मन में सवाल उमड़ने लगे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। वह इस बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि पत्थर अचानक से गर्म होने लगा है। देखते ही देखे उस पत्थर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आकर्ष को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। यह क्या था? उसने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। बैंग! ठीक इसी समय पर टोकन के भीतर से एक ऊर्जा की तरंग निकली और सीधा उस पत्थर पर जा लगी। यह इतनी तीव्रता के साथ उस पत्थर से टकराई थी कि पत्थर एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। आकर्ष को लगा कि बस यह सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पत्थर टूटा तब आकर्ष को असली कहानी समझ में आई। जिस ऊर्जा की तरंग ने पत्थर को तोड़ा था उसने असल में पूरे पत्थर को नहीं तोड़ा था, बल्कि उसके बाहरी आवरण को ही हटाया था। अंदर का हिस्सा अभी भी सही सलामत था, जो और भी ज्यादा काला लग रहा था। इससे पहले कि आकर्ष उसको स्पर्श करता वह पत्थर ही एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब तक आकर्ष कुछ समझता, पत्थर ऊर्जा के छोटे छोटे बिंदुओं में बदलकर उसकी हथेली से होकर उसके एक हाथ के अंदर चला गया था। उन ऊर्जा बिंदुओं के उल्टे हाथ के भीतर जाते ही आकर्ष को अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस होने लगा। ठीक इसी समय पर टोकन के भीतर से भी कुछ ऊर्जा की तरंगें निकाली और वह उसके दूसरे हाथ के भीतर चली गई। आकर्ष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन दोनों ऊर्जाओं के शरीर में पहुंचने के बाद उसके शरीर में कुछ परिवर्तन जरूर आ गए थे। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह दोनों ऊर्जा तरंगे उसी के शरीर का हिस्सा बन चुकी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह तलवार बनी थी। शरीर में दोनों ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलने लगी थी। दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन भी नहीं हुई थी। बस उनका एक छोटा सा अंश एक दूसरे के साथ मिला था। दूसरी ऊर्जा के शरीर में जाने के बाद उसके उल्टे हाथ में जो दर्द हो रहा था वह भी बिल्कुल समाप्त हो गया।
अब यह ऊर्जा क्या है? उसने उलझन भरे स्वर में अपने आप से सवाल किया। अफसोस उसके इस सवाल का जवाब देने के लिए भी कोई नहीं था। बूम, बूम। वह उलझन में ही था कि तभी उसने देखा कि वह काले रंग का पत्थर और वह टोकन दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पहले तो एक दूसरे से टकराए और फिर अपने ही अक्ष पर गोल घूमने लगे। देखते ही देखते दोनों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि दोनों बिल्कुल लाल रंग में चमकने लगे थे। बहुत ही जल्द यह लाल रंग सुनहरे रंग में बदलकर उस पूरे क्षेत्र में इतनी ज्यादा चमक फैला चुका था कि आकर्ष के लिए अब उनकी तरफ देख पाना भी मुश्किल हो गया था। बैंग! लगभग 1 मिनट के बाद एक भारी वस्तु आकर्ष के सिर पर जाकर गिरी। अब क्योंकि आकर्ष की आंखें बंद थी तो उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वह भारी वस्तु क्या है। लेकिन उसकी चोट के कारण वह अपनी चेतना जरूर खोने लगा था। देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। काफी लंबे समय के बाद जब उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को इस पहाड़ी के नीचे पाया। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। मैं बेहोश कैसे हुआ? बेहोशी से पहले के दृश्यों को याद करते हुए उसने अपने आप से पूछा। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया कि उसके सिर पर कोई भारी वस्तु गिरी थी और उसके बाद ही वह बेहोश हुआ था। उसने अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान से देखा। पूरा क्षेत्र बिल्कुल पहले के जैसा ही था, पर उससे कुछ ही दूरी पर एक धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसके एक किनारे पर थोड़ा सा खून लगा था। इससे अंदाजा लगाना काफी आसान हो गया था कि उसके सिर पर क्या गिरा था। यही धातु का टुकड़ा उसके सिर पर गिरा था। यह टुकड़ा पिरामिड के आकार का था, लेकिन जिस तरह टोकन अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकता था बिल्कुल उसी तरह यह भी अपना रूप बदल सकता था। आकर्ष को आश्चर्य इस पर नहीं हो रहा था कि पिरामिड उसके सिर पर गिरा था और वह बेहोश हो गया था, बल्कि आश्चर्य तो उसे इस बात पर हो रहा था कि पिरामिड के सारे कोने बहुत ही नुकीले थे। अगर वाकई वह सीधे उसके सिर पर गिरा होता तो उसके सिर में काफी गहरा घाव बन चुका होता। लेकिन पिरामिड पर जितना खून लगा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पिरामिड बहुत ही धीमी रफ्तार से उसके सिर पर गिरा था। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो बेहोश क्यों हो गया था? क्या इतनी छोटी सी चोट उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त थी? इन्हीं सब सवालों के बारे में सोचते हुए वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस पिरामिड की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर उसने पूरी सतर्कता रखी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वह पिरामिड उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अच्छी बात यह थी कि पिरामिड की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई थी। जब उसने ध्यान से पिरामिड को अपने हाथों में उठाकर देखा तो उसने पाया कि पिरामिड पर कई सारे शब्द लिखे हुए थे जो एक अनजान भाषा में थे। वैसे तो यह पिरामिड दिखने में अपने आप में पूरा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आकर्ष को ऐसा लग रहा था जैसे इस पिरामिड का एक हिस्सा गायब है। ऐसा लगने के पीछे कारण यह था कि पिरामिड पर लिखे गए अधिकांश शब्द बीच से कटे हुए थे। इसका एक हिस्सा गायब था। यह धातु है क्या? इतना तो पक्का है कि इसका निर्माण उस पत्थर के साथ जुड़ने के बाद हुआ है। लेकिन यह है किस काम का? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उस पिरामिड को स्पर्श करने की कोशिश की। पर जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति पिरामिड से टकराई, वह उसके भीतर चली गई और कहीं खो गई। आकर्ष ने दोबारा से उसे स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वैसा ही हुआ। थोड़ी हिम्मत करके उसने पिरामिड के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह थोड़ा डर गया। पिरामिड अंदर से इतना बड़ा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अंदर जाने के बाद आगे का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पिरामिड के अंदर एक गहरा कुआं है जिसका कोई भी आखिरी छोर नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति आत्मा के साथ जुड़ी होती है और आत्मा से आत्मिक युद्ध कला का प्रहार किया जा सकता है। अगर यह आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आत्मिक युद्ध कला के प्रहार को भी रोक सकता है। आकर्ष ने एक अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा।
पता लगाने के लिए उसने अपनी आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग किया और उस पिरामिड पर प्रहार किया। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आत्मिक युद्ध कला का प्रहार उस पिरामिड के सामने पूरी तरह से निरस्त हो गया। आकर्ष ने एक बार और कोशिश की, लेकिन इस बार भी परिणाम पहले जैसा रहा। यह तो कमाल का है। अगर यह आत्मिक प्रहार को रोक सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन आत्माओं से भी नहीं जो आत्मिक प्रहार कर सकती हैं। आकर्ष ने मन ही मन उत्साहित स्वर में अपने आप से कहा। वैसे तो सभी आत्माओं को आत्मिक प्रहार करना नहीं आता था, लेकिन अगर कुछ आत्माएं जो परीक्षाएं दे चुकी हो वह अगर आत्मिक युद्ध कला के साथ प्रहार करे तो आकर्ष को काफी आसानी से निशाना बना सकती थी। अब वैसे तो इस प्रकार की आत्माएं बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होती थी, लेकिन होती जरूर थी। अभी तक आकर्ष का सामना इस प्रकार की किसी भी आत्मा से नहीं हुआ था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस प्रकार की आत्मा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। उसने अब उस पिरामिड को अपनी जादुई अंगूठी में रखा और उच्चतल के लिए रवाना हो गया। अब यहाँ पर रुकने का उसके पास और कोई भी कारण नहीं था। उच्चतल में आने के बाद वह सीधा कालगढ़ शहर में आया और भास्कर व लवकेश से मिला। सिर्फ तुम दोनों ही आए, बाकी सब कहां पर है? आकर्ष ने भास्कर व लवकेश से पूछा। इस समय वो जिसके बारे में बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्वेता और हरिवंश थे। हरिवंश तो उसका दास था और श्वेता उसकी दोस्त थी। दोनों साधना में बैठे हैं, इस वजह से आ नहीं पाए। भास्कर ने झूठा बहाना बनाते हुए जवाब दिया। अब वो आकर्ष को यह तो बता नहीं सकता था कि श्वेता सिर्फ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसे डर था कि उसे आकर्ष और उसकी पत्नी दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। आकर्ष ने भी इस बारे में उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर तक उनके साथ यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वह उस स्थान पर आ गया जहाँ से अंतरायामी क्षेत्र में जाया जा सकता था। वहां से उसने पृथ्वी वाले आयाम में प्रवेश किया और कर्ण से मिलने के लिए निकल पड़ा। एक आयाम बहुत बड़ा होता है, इसमें कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। तो इसमें स्वर्णपल्ली महल को ढूंढना ऐसा था जैसे रेगिस्तान में एक सुई को ढूंढना। लेकिन आकर्ष के पास इस समस्या का समाधान था। उसने बहुत पहले ही स्वर्णपल्ली महल जाने का तारापथ नित्या के दादाजी से हासिल कर लिया था। पृथ्वी वाले तारापथ की तो अब उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन स्वर्णपल्ली वाला तारापथ अभी भी उसके पास था और उसके साथ वह स्वर्णपल्ली महल जा सकता था। अपनी तेज रफ्तार के साथ भी उसे स्वर्णपल्ली महल पहुंचने में पूरे 3 महीनों का समय लगा। कौन हो तुम और किससे मिलने आए हो? जैसे ही आकर्ष महल के द्वार पर पहुंचा, महल के पहरेदारों ने उसे रोक लिया। मेरा नाम आकर्ष है, बड़े भाई दुर्वास ने मुझे बुलाया था। आकर्ष ने जवाब दिया और इसी के साथ एक टोकन निकालकर उन पहरेदारों को दिखाया। यह टोकन दुर्वास ने उसे दिया था। टोकन को देखते ही पहरेदारों को आकर्ष की बात पर विश्वास हो गया। वैसे अगर आकर्ष टोकन नहीं भी दिखाता तो भी वह लोग आकर्ष की पहचान जानने के बाद उसे अंदर जाने से रोकने वाले नहीं थे, क्योंकि इस आयाम में आकर्ष का नाम कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था। क्षमा करें वरिष्ठ, हम आपको पहचान नहीं पाए। वरिष्ठ दुर्वास ने कहा था कि आप जैसे ही आए तो आपको सीधा उनके पास ले चलें। कृपया मेरे साथ चले, एक पहरेदार ने आकर्ष से कहा। आकर्ष ने कोई भी सवाल नहीं किया और उसके पीछे पीछे महल के भीतर आ गया। थोड़ी ही देर में वो पहरेदार आकर्ष को लेकर दुर्वास के कक्ष के बाहर आ गया। दुर्वास को पहले ही संदेश मिल चुका था तो वह पहले से ही वहां पर इंतजार कर रहे थे। उनके साथ इस समय एक मध्य अवस्था का आदमी भी था। उसके कपड़ों से आकर्ष को अंदाजा लगाने में समय नहीं लगा कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। उसके अनुमान के मुताबिक वह व्यक्ति इस महल का सम्राट होना चाहिए था। प्रणाम वरिष्ठ। प्रणाम सम्राट। पहरेदार ने दुर्वास और उनके साथ खड़े मध्य अवस्था के आदमी को प्रणाम किया। तुम जा सकते हो, वरिष्ठ को आगे मैं खुद लेकर जाऊंगा।
महल के सम्राट ने उस पहरेदार से कहा और उसे वहां से जाने का इशारा किया। यहाँ पर वह जिसे वरिष्ठ कहकर संबोधित कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। आकर्ष के बारे में जो खबरें फैली थी उनके बारे में सम्राट ने भी सुना था। वह खुद 8 परीक्षा दे पाए थे, जबकि आकर्ष के पास इतनी क्षमता थी कि 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को भी खत्म कर सकता था। ऐसे योद्धा को वह भला नाम लेकर संबोधित कैसे करते। प्रणाम वरिष्ठ, मैं दिलीप हूँ। वरिष्ठ दुर्वास की मदद से इस महल का संचालन में ही करता हूँ। महल के सम्राट ने आकर्ष को प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। आकर्ष ने भी हल्का मुस्कुराकर उनके प्रणाम का जवाब दिया। इसके बाद वह दुर्वास के साथ महल के सभा कक्ष में आ गए। सभा कक्ष में दिलीप ने अपना सिंहासन आकर्ष को दिया, लेकिन आकर्ष ने उस सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। यह महल आपका है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान के रूप में आया हूँ। एक मेहमान को अपनी सीमा नहीं भूलनी चाहिए। मैं बड़े भाई दुर्वास के साथ ही बैठूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया और दुर्वास के पास वाले सिंहासन पर जाकर बैठ गया। दिलीप ने जब यह सुना तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने वरिष्ठ दुर्वास की तरफ देखा। यह ऐसा ही है, तुम अपना सिंहासन ग्रहण करो। वरिष्ठ दुर्वास ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर दिलीप को जवाब दिया। तुम यहाँ पर कब आए आकर्ष? कुछ महीने पहले तुम्हारा नाम हर बड़े परिवार के सदस्य के द्वारा लिया जा रहा था, लेकिन फिर तुम अचानक से कहीं गायब हो गए। किसी को भी तुम्हारे बारे में कोई भी खबर नहीं थी। उसके बाद तुम सीधा आज दिखाई दिए हो। सब ठीक तो है? दुर्वास ने आकर्ष से पूछा। कैसी बातें कर रहे हैं वरिष्ठ? अब भला इस आयाम में ऐसा कौन है जो वरिष्ठ आकर्ष को चुनौती दे सकता है? उनकी ताकत को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अभी के समय यह इस पूरे आयाम के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सम्राट दिलीप ने आकर्ष की प्रशंसा करते हुए कहा। इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता जो सर्वशक्तिशाली हो। मुझसे भी ताकतवर लोग होंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। यह तो आपने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आपकी तुलना कर सकते हैं। एक जीवित इंसान होते हुए 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म करना, शताब्दियों के बाद ऐसा कोई एक व्यक्ति आता है जो यह कारनामा कर पाता है। सम्राट दिलीप ने कहा, मुझे तुलना करना पसंद नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। तुलना करना सामान्य स्थिति में तो ठीक होता है, लेकिन अगर हर एक से तुलना की जाए तो फिर यह अहंकार को जन्म दे देता है, और यह अहंकार खुद को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, आकर्ष ने कहा। इसके बाद उसने दुर्वास की तरफ देखा और पूछा, मुझे यहाँ पर आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन मैंने अभी तक कर्ण को नहीं देखा। वह कहाँ पर है? जैसे ही उसने यह सवाल किया, वरिष्ठ दुर्वास और सम्राट दिलीप दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? आकर्ष ने पूछा। माफी चाहते हैं वरिष्ठ, हम आपके दोस्त की सुरक्षा नहीं कर पाए, सम्राट दिलीप ने शर्मिंदगी से भरे स्वर में जवाब दिया। सुरक्षा नहीं कर पाए? आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? आकर्ष ने गंभीर स्वर में पूछा। आपकी ताकत के बारे में जानने के बाद सिसोदिया परिवार आपकी ताकत का तोड़ निकालना चाहता था। जब उन्हें पता चला कि आपके पास ऐसी विशेष तकनीक है जिसके साथ सारे अस्त्र आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो सिसोदिया परिवार आपकी इस तकनीक को हासिल करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि आपके दोस्त कर्ण यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। वरिष्ठ दुर्वास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। सिसोदिया परिवार की तरफ से 2 ऐसी आत्माएं आई थी जिन्होंने 9 परीक्षाएं दी थी। वैसे तो हमारे महल में भी 2 ऐसी आत्माएं हैं। एक है वरिष्ठ दुर्वास और दूसरे हैं उनके बड़े भाई।
लेकिन उनके बड़े भाई इस समय साधना में हैं। इस कारण हम उन्हें रोक नहीं पाए। सम्राट दिलीप ने शर्मिंदगी से भरे स्वर में जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आकर्ष की नजर वरिष्ठ दुर्वास की तरफ चली गई। अब उसे समझ में आया था कि क्यों वरिष्ठ दुर्वास इतने कमजोर लग रहे थे। वैसे यह उसके लिए पहली बार नहीं था जब वह सिसोदिया परिवार का नाम सुन रहा था। जब वो पृथ्वी पर जा रहा था उस समय नित्या से भी उसने इस परिवार के बारे में सुना था। नित्या ने उसे बताया था कि यह परिवार इस पूरे आयाम के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत था इनके परिवार की 2 ऐसी आत्माएं जिन्होंने 9 परीक्षाएं दी थी। उनके परिवार में 5 से ज्यादा ऐसी आत्माएं थी जिन्होंने 8 परीक्षाएं दे रखी थी, और 7 परीक्षाएं देने वाली आत्माओं की संख्या तो 5 से भी अधिक थी। एक सामान्य परिवार में 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का भी होना मुश्किल था, और बड़े परिवारों में तो अगर एक ऐसी आत्मा हो जिसने 9 परीक्षाएं दे दी हो तो उसे भी बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सिसोदिया परिवार की ताकत किस स्तर में रही होगी। लेकिन एक और बात थी जो सिसोदिया परिवार को विशेष बनाती थी। इस परिवार का स्वर्णपल्ली महल से सीधा संबंध था। मैंने सुना है कि यह परिवार एक समय पर आप ही के महल का हिस्सा था। क्या यह बात सच है? आकर्ष ने सम्राट दिलीप से पूछा। जी, स्वर्णपल्ली महल और सिसोदिया परिवार दोनों एक ही है, पर सैकड़ों साल पहले एक छोटे से झगड़े के चलते दोनों अलग हो गए। यह झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। न सिर्फ मृत्यु लोक में बल्कि देवतल तक यह झगड़ा पहुंच गया था, और देवतल में भी स्वर्णपल्ली महल 2 हिस्सों में बंट गया था, जहां पर सिसोदिया परिवार और स्वर्णपल्ली महल एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। स्वर्णपल्ली महल की स्थापना हमारे पूर्वज आदिसुरेश ने की थी। उन्हें जब इस झगड़े का पता चला तो उन्होंने इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि बढ़ावा दिया। मृत्यु लोक में तो फिर भी यह झगड़ा छोटे स्तर पर है, लेकिन देवतल में दोनों एक दूसरे को खत्म करने से पहले एक पल का भी विचार नहीं करते हैं। यह झगड़ा इतना गंभीर रूप ले चुका है कि अब तो दोनों के लिए आगे बढ़ने का यह स्रोत बन चुका है। चाहे सिसोदिया परिवार हो या स्वर्णपल्ली महल, दोनों में से अगर कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करता है तो उसे पूर्वज आदिसुरेश से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सम्राट दिलीप ने जवाब दिया। तो आप यह कहना चाहते हैं कि आपके पूर्व जानबूझकर इस झगड़े को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके वंशज बेहतर बन सके? आकर्ष ने कर्कश आवाज में पूछा। देखने से तो यही लग रहा है, दुर्वास ने जवाब दिया। चाहे स्वर्णपल्ली महल हो या फिर सिसोदिया परिवार, मेरे दोस्त को पकड़कर उन्होंने ठीक नहीं किया। आपके महल के लोगों ने मेरे दोस्त को बचाने की कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सिसोदिया परिवार ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। अपने इतने बड़े परिवार से अलग होने के बाद अब वह कर्ण को अपनी वजह से खतरे में नहीं देख सकता था। वह सिर्फ उसका दोस्त नहीं था बल्कि उसका भाई भी था। दुर्वास और सम्राट दिलीप ने जब उसकी बात सुनी तो दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की आंखों में चिंता का भाव था। होता भी क्यों नहीं? उन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि सिसोदिया परिवार की ताकत कितनी है। ऐसा नहीं था कि उन्हें आकर्ष की ताकत पर संदेह था, पर इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह सिसोदिया परिवार की ताकत को नजरअंदाज कर सकते थे।